नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो हरियाणा तो क्लियर है, कांग्रेस की सीधी सीधी सरकार बन रही है। बीजेपी चाहते हुए ना चाहते हुए भी कोई खेल करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को बीजेपी से दुगनी सीटें मिलती हुई दिख रही हैं जहां तक एग्जिट पोल की बात है। लेकिन मामला जम्मू कश्मीर में कुछ कुछ फंसा हुआ है, बड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से फंसा हुआ है। और इसमें बीजेपी जम्मू कश्मीर में सत्ता चुराने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए कौन कौन से संभावित हथकंडे आजमा सकती है, उनके प्रवक्ताओं ने क्या क्या टीवी चैनलों पर आकर अभी से बोलना शुरू कर दिया है, ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बीजेपी की नीयत में किस कदर खोट है। अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो 2 एग्जिट पोल हमारे पास हैं जो बड़े जाने पहचाने हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत है। सी वोटर का सर्वे कहता है कि कांग्रेस प्लस को, यानी कांग्रेस का एनसीपी का गठबंधन है, उसको 90 में से 44 सीटें औसत रूप से, बीजेपी को 30 सीटें, पीडीपी को 9 सीटें और अन्य के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं। वहीं एक्सिस माई इंडिया कह रहा है कि कांग्रेस प्लस के हिस्से में 40, बीजेपी को 29, पीडीपी को 5 और अन्य के खाते में 15 सीटें जा सकती हैं। अब कायदे से तो 90 की विधानसभा है, जीतने के लिए 46 का बहुमत चाहिए, लेकिन बीजेपी ने अभी से खेल शुरू कर दिया है। 5 नॉमिनेटेड का एक फच्चर फंसा दिया है ताकि स्ट्रेंथ, इफेक्टिव स्ट्रेंथ 95 हो जाए और बहुमत के लिए 48 चाहिए। ये 5 नॉमिनेटेड एलजी नॉमिनेट कर रहे हैं, जबकि कायदा ये होना चाहिए संविधान विशेषज्ञों के अनुसार कि जो इलेक्टेड सरकार हो वो नॉमिनेट करे। अब एलजी नॉमिनेट करेंगे, बीजेपी का एक तरह से बंदा नॉमिनेट करेगा तो स्वाभाविक है ऐसे लोगों को चुनेगा जो बीजेपी के पक्ष में वोट डालें, अगर बहुमत साबित करने का मौका बीजेपी को मिलता है। ये 5 कौन होंगे? 2 कश्मीरी पंडित, 2 महिलाएं और 1 पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का आया एक शरणार्थी। तो पहला फच्चर ये है। लेकिन इस फच्चर को फंसाने के बाद भी क्या बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होगी? तो दूसरा फच्चर ये है कि अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जिसका बनना मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन अगर बन गई तो बीजेपी के प्रवक्ता अभी से कह रहे हैं कि एलजी को पहला मौका देना पड़ेगा सबसे बड़ी पार्टी को। जबकि नियम तो इस पे साफ नहीं है, लेकिन आमतौर पर परंपरा यह है कि प्री पोल अलायंस को सबसे पहले मौका दिया जाता है। प्री पोल अलायंस के बाद सबसे बड़ी पार्टी को मौका दिया जाता है, उसके बाद पोस्ट पोल अलायंस को मौका दिया जाता है और चौथा नंबर आता है फिर राज्यपाल या राष्ट्रपति अपने डिस्क्रिशन से तय करते हैं कि उनके हिसाब से कौन सा गठबंधन स्थायी सरकार दे सकता है, तो उसको सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है। लेकिन पहले भी इसे इंस्टेंस आए हैं, जैसे गोवा का था, जब 40 में से 17 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, बीजेपी को सिर्फ 13 सीटें मिली थी, लेकिन तब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस को नहीं बुलाया गया था और पोस्ट पोल अलायंस बीजेपी ने कर लिया था और उनको राज्यपाल ने मौका दे दिया था। तो ये खेल जम्मू कश्मीर में भी खेलेगी, ये बीजेपी के प्रवक्ता ने एक चैनल पर साफ तौर पर साफ भी कर दिया है। तो बेशर्मी की हद आप देखिए कि क्या चल रही है। अब अगर सी वोटर के हिसाब से दिया जाए, कांग्रेस प्लस की 44 हैं, पीडीपी की 9 है, अन्य की 9 है। 44 प्लस 9 कुल मिलाकर 53 सीटें होती हैं और 46 कम बहुमत हो या 48 का बहुमत हो, इससे ज्यादा होती है। क्या ये इतना आसान है? हालांकि पीडीपी के प्रवक्ता चैनलों में आकर बार बार कह रहे हैं कि अगर ऐसी नौबत आई तो हम बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए पीडीपी कांग्रेस गठबंधन का साथ देने के लिए तैयार होगी। गुपकार वाला जो समझौता था उसके तहत भी वो साथ थे और इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट का हिस्सा वैसे भी महबूबा मुफ्ती हैं। लेकिन ये काम तुरंत करना पड़ेगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा, अगर एग्जैक्ट पोल भी सी वोटर वाला ही रहता है, तत्काल राज्यपाल के पास पीडीपी के जो भी 9 मान लीजिए जीत कर आ रहे हैं पहुंचना पड़ेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के गठबंधन के समर्थन में तत्काल एक लेटर देना पड़ेगा, ताकि राज्यपाल एलजी को मजबूर किया जा सके कि उन्हीं को सरकार बनाने का मौका पहले मिले। अब अगर ये 53, 44 प्लस 9 53 हो जाते हैं तो बाकी बचे हुए जो 9 हैं निर्दलीय, उसमें से भी कुछ आ ही जाएंगे। तो हो सकता है आधे भी आ गए तो 57 के आसपास हो जाएंगे, तो मजबूत स्थायी सरकार जम्मू कश्मीर को इस रूप में मिल सकती है, अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बैठा। अब दूसरी चीज देखते हैं, अगर क्या बीजेपी की संभावना है सी वोटर के हिसाब से?
बीजेपी के हाथ में 30 सीटें हैं, 9 सीटें अन्य के हाथ में हैं। अगर ये 9 के 9 भी बीजेपी का समर्थन कर देते हैं, इस पर आप विवाद कर सकते हैं कि 9 तो निर्दलीय जीतेंगे, छोटी पार्टियों के लोग जीतेंगे, कश्मीर घाटी के लोग जीतेंगे, तो जो धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे हैं वो कैसे बीजेपी के पास आ जाएंगे। उसका भी मैं फॉर्मूला बताऊंगा जो बीजेपी खिचड़ी पकाने की सोच रही है। लेकिन 30 और 9 39 ही बनते हैं। और पीडीपी को तोड़ लिया जाए, पूरी की पूरी पीडीपी 9 अगर जीत कर आती है, पूरा का पूरा हजम कर दिया जाए, तो 48 की स्थिति बनती है और बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। वैसे भी आप समझ लीजिए बीजेपी को 43 चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 46 चाहिए बहुमत के लिए, नॉमिनेटेड के साथ 48 चाहिए बहुमत के लिए। बीजेपी को बिना नॉमिनेटेड के सिर्फ 43 चाहिए, क्योंकि 5 नॉमिनेटेड वाले आ जाएंगे तो वो 48 तक वैसे ही पहुंच जाएंगे। तो आप खेल समझे। दूसरा, एक्सेस माई इंडिया का अगर सर्वे उठाया जाए तो कांग्रेस 40 पर है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे है, बहुत दिलचस्प सर्वे है ये। एक्सेस इंडिया का कांग्रेस प्लस 40 है, बीजेपी 29 है, पीडीपी 5 है और अन्य के खाते में 15 है। अब सरकार कैसे बनेगी? 40 कांग्रेस के, 1 कांग्रेस प्लस के और 5 पीडीपी के, कुल मिलाकर हुए 45 में तो सरकार बनती दिख नहीं रही। तो क्या बाकी 15 में से कुछ लोगों को तोड़ना पड़ेगा, कुछ लोग आ जाएंगे और सरकार बनने की स्थिति बन जाएगी? सवाल का जवाब इस समय देना मुश्किल है, क्योंकि क्या खेल बीजेपी कर रही है। निर्दलीय बागियों को पैसा पहुंचाया जा चुका है, धन बल बाहुबल का इस्तेमाल हो चुका है, बहुत सारे लोगों के खिलाफ क्रिमिनल और दूसरे मामले चल रहे हैं, तो उन पर बीजेपी का दबाव है। और बीजेपी ने पहले से ही ये जो डीडीसी के चुनाव थे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, उसी के जरिए पैठ करनी शुरू कर दी थी। अब दूसरी, बीजेपी की संभावना यहाँ ज़्यादा बनती है कि बीजेपी के हैं 29, अन्य हैं 15। 29 और 15 मिलकर होते हैं 44 और 5 नॉमिनेटेड, तो हो गए 49। तो सरकार बनती हुई दिखती है। इस हिसाब से देखा जाए, कम से कम कागजों में तो बनती हुई दिखती है। और इसमें पीडीपी के 5 हैं, तो पीडीपी को तोड़ना आसान होगा। 2/3 के हिसाब से भी देखा जाए तो 3 तोड़ने पड़ेंगे, और 3 तोड़ना बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं है। बड़ा सवाल ऐसे में उठेगा कि अगर इस तरह की सरकार बनी तो वो लोग कैसे समर्थन कर देंगे जो धारा 370 हटाए जाने का विरोध कर रहे हैं। पहली बात तो ये निर्दलीय हैं, इन पर दल बदल कानून लागू नहीं होता, जो छोटी पार्टियों के लोग हैं, क्योंकि ये अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है चुनाव आयोग की तरफ से। दूसरा, बीजेपी कहेगी कि हम तुरंत स्टेटहुड का दर्जा दे रहे हैं, तो ये एमएलए कहेंगे अपनी जनता से कि देखिए स्टेटहुड का दर्जा हमने दिलवाना था जम्मू कश्मीर को, और बीजेपी तैयार हो गई और बदले में समर्थन मांग रही है, तो हम धारा 370 हटाए जाने की जो मांग है उसकी कुर्बानी देते हैं, क्योंकि स्टेटहुड का दर्जा बड़ा है, और आगे जाकर धारा 370 की मांग पर हम कायम हैं, लेकिन अभी जोर नहीं देंगे। ये खेल हो सकता है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि कांग्रेस प्लस का जो गठबंधन है उसमें कितने हिंदू बहुल इलाके से कितने हिंदू एमएलए जीत कर आते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सी वोटर के हिसाब से सरकार बनाने में कामयाब होती है, यानी 44 + 9 53, तो भी जो 9 अन्य होंगे उसमें से जो हिंदू निर्दलीय जीत कर आते हैं, हिंदू बागी जीत कर आते हैं, उनको भी शामिल करना पड़ेगा और उनको मंत्रिमंडल में भी जगह देनी पड़ेगी। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट की तरह एक ऐसा राज्य है जो बिना केंद्र की मदद के लंबा जी नहीं सकता। एक दूसरा, एलजी को इतने अधिकार दे दिए गए हैं कि एलजी से पंगा अगर लिया तो मान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार बनी, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए, तो एलजी साहब कोशिश करेंगे या बीजेपी कोशिश करेगी कि उमर अब्दुल्ला की हालत अरविंद केजरीवाल जैसी बना दी जाए। तो ये तमाम किंतु परंतु अगर मगर हैं। जम्मू कश्मीर बड़ा सेंसिटिव स्टेट है, पाकिस्तान से उसकी बाउंड्री लगती है, चीन से उसकी बाउंड्री लगती है, दोनों तरफ से जो एलओसी है या एलओसी है या बॉर्डर है, वहाँ पर तनाव बना रहता है। और ऐसे में क्या सत्ता का खेल होगा या एक मजबूत गठबंधन की सरकार सामने आए, इसके लिए बीजेपी पीछे हट जाएगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।